जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग डेली बीपीएससी तैयारी 4.0 के एक नए सेशन के साथ सुबह 7 बजे और शाम के 7 बजे जुड़ते हैं। और आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें बायोलॉजी के पार्ट को कवर करने वाले हैं। और इस बायोलॉजी के पार्ट में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इसलिए आज आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग सबसे पहले कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि इसमें जो भी पार्ट आपका बताया जाएगा वो आप लोग अपने कॉपी में भी नोट डाउन करते जाइएगा। क्योंकि आज का यह क्लास ना तो ऑब्जेक्टिव है, यह केवल थ्योरी बेस्ड क्लास होगी। और इसमें आपका जो भी आज का क्वेश्चन आपसे छूटता था यहां से और आज के बाद एक भी प्रश्न आपको छूटने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग हमारे इस वीडियो के साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और आपको कहीं भी कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो चलिए आज हम लोग इस टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। देखिए, यदि आप लोग इस वीडियो के साथ जुड़ते हैं तो आपको केवल बीपीएससी तैयारी 4.0 ही नहीं बल्कि आप किसी स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हो तो वहां भी आपका ये काम करेगा। बिहार एसएससी उसके लिए भी ये आपका काफी हेल्पफुल रहेगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे जो कि साइंस के लिए एकदम जाना जाता है तो उनके लिए आपको ये तो एकदम रामबाण की तरह होगी। तो चलिए आज हम लोग इस बायोलॉजी के क्लास में जो कवर करने वाले हैं उसका नाम क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इस पार्ट को हम लोग कवर करेंगे। तो यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और रखिए बेल आइकन ऑन, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन ऑन नहीं रखेंगे नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो देखिए हमारा टाइमिंग है शाम के 7 बजे हम लोग मिलते हैं और सुबह के 7 बजे हम लोग डेली इस तरह के नए सेशन के साथ आकर के मिलते हैं। तो चलिए आज का क्लास बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोग ध्यान से इस पार्ट को कवर करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम इसे हम लोग परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, परिसंचरण तंत्र के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज एवं विटामिन इन सभी चीजों का शरीर में परिवहन होते रहता है। और इन चीजों का परिवहन करने के लिए हमारे शरीर में जो आवश्यक अंग होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, रक्त वाहिनियां। यानी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज और विटामिन इन सभी चीजों का परिवहन करने के लिए आवश्यक अंग क्या है, तो रक्त वाहिनियां। अतः इसी रक्त वाहिनियों का जो अंग इसमें सहायक होता है, तो जो अंग रक्त वाहिनी में क्या होता है, अंग रक्त वाहिनी में सहायक होता है। ठीक है, रक्त वाहिनी में क्या होता है, तो सहायक होता है, सहायक होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं, ध्यान से सुनेंगे और अपने कॉपी में भी लिखेंगे। देखिए हम बता रहे हैं आपको कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, विटामिन एवं ग्लूकोज इन सभी चीजों का पूरे शरीर में परिवहन करने के लिए आवश्यक अंग क्या है, तो रक्त वाहिनियां। और जो अंग इस रक्त वाहिनी में सहायक होते हैं उन सभी चीजों को सम्मिलित रूप से हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो देखिए इस सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, यह जीवों के आधार पर दो तरीके का होता है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जीवों के आधार पर दो तरह का, एक क्या होता है ओपन ब्लड सर्कुलेशन, दूसरा क्या होता है क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन। तो इस ओपन ब्लड सर्कुलेशन की बात करें, देखिए पृथ्वी पर कुछ ऐसे जीव हैं जिनका की शरीर जो है ना, शरीर बाह्य कंकाल से निर्माण हुआ है। ठीक है, बाह्य कंकाल से क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो ऐसे जीव जिनका निर्माण बाह्य कंकाल से हुआ है, तो वैसे जीवों में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, तो ओपन ब्लड सर्कुलेशन। तो बाह्य कंकाल वाले जीव क्या है, तो जैसे में आप देख रहे हैं कॉकरोच,
ठीक है। और उसके बाद तिलचट्टा की बात कर लें, तिलचट्टा। और अगर हम लोग बात करें घोंघा, ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें कछुआ, ये सभी ऐसे जीव है जिनके शरीर का जो कंकाल होते हैं वो कहाँ रहते हैं, शरीर से बाहर की ओर रहते हैं। तो ऐसे जीवों में ब्लड जो होते हैं उनके शरीर में भरे पड़े रहते हैं और उसके ब्लड पर कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं रहता है, ठीक है। तो आप लोग क्या जाने कि जिसके अंदर ब्लड यानी ओपन ब्लड सर्कुलेशन होगा तो इसका मतलब है कि उसके रक्त पर कोई प्रेशर नहीं होगा, उनके शरीर के अंदर ब्लड क्या रहता है तो भरा हुआ रहता है। जैसे हम बात करें कॉकरोच का, कॉकरोच का शरीर जो है ना ये बाहर की ओर इनके स्केलेटन पाए जाते हैं, हड्डी पाए जाते हैं और इनके शरीर में जो ब्लड होते हैं वो शरीर के अंदर भरा हुआ रहता है। और जो ये जीव होते हैं बाह्य कंकाल वाले, उन जीवों के ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है और उसके ब्लड का रंग कैसा होता है तो सफेद होता है, ठीक है। तो आइए अगर हम लोग बात करते हैं क्लोज ब्लड सर्कुलेशन, तो देखिए अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें वे जीव आते हैं जिसका कि शरीर जो है ना, शरीर किससे बना हो, आंतरिक कंकाल से निर्माण हुआ हो, ठीक है। आंतरिक कंकाल से यदि उनका शरीर बना है तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन किससे होता है तो क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। जैसे मानव का, तो मानव शरीर का हड्डी देखिए जो स्केलेटन है वो कहाँ है तो शरीर के अंदर है, ऊपर से भी मांस, अंदर से भी मांस और बीच में क्या है तो बोन वगैरह, हड्डी वगैरह पाए जाते हैं। तो ऐसे जीवों का ब्लड जो है वो कहाँ पर है तो वो है कहाँ पर तो अंदर में है, यहाँ पर स्थित, ठीक है। चलिए, तो इसमें हमने क्या देखा, इसके अंदर जो ब्लड का जो होगा, इसके अंदर ब्लड जो संचरण होगा वो किससे होगा तो क्लोज ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से होगा। और दूसरी बात अगर हम लोग बात करें इसके ब्लड में क्या होगा तो एक प्रेशर होगा और एक दाब के साथ ब्लड शरीर के अंदर गति करेंगे। और दूसरी बात अगर बात करें कि इसके ब्लड में क्या पाया जाएगा तो ब्लड में पाया जाएगा हीमोग्लोबिन, ठीक है। ब्लड में क्या पाया जाएगा हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, जिसके कारण रक्त का रंग कैसा हो जाएगा तो लाल हो जाएगा, ठीक है। तो जिन जीवों का शरीर आंतरिक कंकाल से निर्माण हुआ है उसके शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन होता है। और जिन जीवों का शरीर बाहरी कंकाल से बना है उसके अंदर ब्लड शरीर में भरा रहता है और उसके ब्लड पर कोई प्रेशर नहीं रहता, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए क्लोज ब्लड सर्कुलेशन में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसकी बात करें। देखिए हम लोग जो क्लोज ब्लड सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं ये कैसे जीवों का है तो आंतरिक कंकाल वाले जीव है, ठीक है। आंतरिक कंकाल जिसमें पाया जाता है उसकी बात करते हैं। देखिए इसमें ब्लड सर्कुलेशन के लिए दो मुख्य रूप से इसमें रक्त वाहिनियां होती है, एक को हम लोग आर्टरी बोलते हैं और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं वेंस। इसे हम लोग सीरा के नाम से जानते हैं जबकि इसे हम लोग क्या बोलते हैं तो धमनी बोलते हैं। आप लोग ध्यान से इसे समझेंगे, जिसमें क्लोज ब्लड सर्कुलेशन होगा उसमें दो वेंस मुख्य रूप से सहायक होते हैं, एक आर्टरी और दूसरा क्या होता है तो वेंस होता है, ठीक है। आर्टरी की बात करें, धमनी की बात करें, इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है तो ब्लड जो है हार्ट से कहां पहुंचता है बॉडी की ओर। आप लोग ध्यान से समझते जाइए, धमनी के अंदर ब्लड जो होते हैं वह हृदय से कहां पहुंचते हैं शरीर की ओर। और जब हृदय से ब्लड निकलते हैं तो उसकी गति कितनी होती है 120 mm ऑफ Hg, अर्थात हृदय जो है पंप के द्वारा यानी पंप के माध्यम से इसकी गति कितनी कर देती है तो 120 mm ऑफ Hg। देखिए अगला पॉइंट की बात करें ये है नोबल, आप लोग इसको अच्छी तरह से समझें। देखिए मान लिया जाए कि मेरे पास ये क्या है तो आर्टरी है अर्थात ये धमनी है, इसके अंदर ब्लड हृदय से निकल करके आगे की ओर बढ़ना शुरू हुआ, इसकी गति कितनी है तो 120 के स्पीड में ये चल रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर
नो वाल्व है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड जो है जब बहते क्रम में ये ऊपर की ओर रिटर्निंग नहीं हो सकता है, ठीक है। इसीलिए धमनी के अंदर नो वाल्व होते हैं, अर्थात ब्लड रिटर्निंग का कोई चांस नहीं होता इसके अंदर। तो धमनी में एक बार ब्लड चला गया तो वो सर्कुलेशन होते रहेगा, परंतु वो रिटर्निंग नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नो वाल्व। और दूसरी बात समझें, धमनी के अंदर जो होता है वो ब्लड के साथ कौन जाता है, तो ऑक्सीजन गैस ब्लड के साथ पूरे शरीर में पहुंचता है, इसी धमनी के रक्त के साथ। इसी वजह से धमनी क्या करता है, जो ऑक्सीजन को लेकर पूरे बॉडी में संचरण कराती है, इसीलिए धमनी में कैसा रक्त बहता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि धमनी में कैसा रक्त है, तो शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इस धमनी का, यह शरीर के अंदर इसका वेसल्स जो होता है, इसकी नसें जो होती है, ये बॉडी के कहाँ होता है, तो बहुत ही आंतरिक भागों में होती है। तो जब हाथ बहुत ज्यादा कट जाता है तो वैसे कंडीशन में इस आर्टरी से ब्लड बाहर निकलता है, ठीक है। ये नसें कहाँ होती है, तो बॉडी के बहुत अंदर में होती है, ठीक है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं किसका, तो वेंस का। सिरा की अगर बात करें तो इसका उल्टा काम होगा इसमें। तो देखिए इसमें ब्लड क्या होते हैं, बॉडी से कहाँ पहुंचते हैं, तो हार्ट की ओर, हृदय की ओर पहुंचते हैं। देखिए इधर से निकला 120 स्पीड में, और जब यह फिर हृदय की ओर पहुंचने वाले हैं बॉडी से, तो उसकी गति कितनी हो गई है, तो 80 mm ऑफ एच, यानी इसकी गति पहले से क्या हो गई है, तो घट गई है। इसीलिए इसमें ब्लड क्या हो सकता है, तो रिटर्निंग हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर जैसे हम समझते हैं कि ये क्या है, तो ये सिरा है, इसके अंदर ब्लड का प्रवाह हो रहा है, तो इसके अंदर ये भी देखा जाता है कि ब्लड रिटर्निंग भी कभी कभी मार देता है, परंतु ऊपर से जो ब्लड आ रही है, इस रिटर्निंग ब्लड को भी फिर से अपने साथ लेकर के आगे की ओर बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वाल्व किसमें पाए जाते हैं, तो सिरा में, अर्थात ब्लड रिटर्निंग किसमें हो सकता है, तो वो सिरा में होता है। और देखिए यह क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस ले गया और ये वेंस क्या करता है, तो CO2 गैसों को लेकर के हृदय की ओर आता है और हृदय उसे फेफड़ा में छोड़ देता है। देखिए O2 को कौन लेकर के आता है, वेंस। जिसमें CO2 मिला हो उसमें कैसा रक्त बहेगा, तो उसमें हो जाएगा कौन सा रक्त, तो अशुद्ध रक्त हो जाएगा। इसलिए ये प्रश्न कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अशुद्ध रक्त का प्रवाह किसमें होता है, तो वो होता है किसमें, तो धमनी के अंदर होता है। और जबकि शुद्ध रक्त किसमें होता है, तो वो होता है धमनी में, ठीक है। तो अशुद्ध रक्त का प्रवाह किसमें हो जाएगा, तो सिरा में, जबकि शुद्ध रक्त का प्रवाह किसमें होगा, तो धमनी में होगा। देखिए ये शरीर के कहाँ होता है, तो ऊपर की ओर होता है। देखिए इस नस की बात कर रहा है, यानी ये वेंस जो है ये कहाँ पाया जाता है, तो बॉडी के ऊपरी हिस्से में देखने को मिलता है। तो डॉक्टर लोग कभी कभी इंजेक्शन जो लगाते हैं, ठीक है, डॉक्टर इंजेक्शन किसमें लगाते हैं, तो इंजेक्शन जो लगाते हैं वो इसी के अंदर लगाते हैं, यानी वेंस में ही लगाते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है, ऊपर की ओर। और इसमें क्या होते हैं, ये जो है आपका आर्टरी धमनी, ये शरीर के कहाँ है, तो अंदर में स्थित है, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। देखिए जब धमनी कट जाता है तो इससे ब्लड कितने स्पीड से निकलेगा, 120। जबकि सिरा की बात करें तो इसकी स्पीड कितनी होती है, 80। इसीलिए जब कभी ऊपर का भाग कट जाता है तो ब्लड धीरे धीरे बहता, जबकि बहुत अधिक कट जाता है तो वैसे कंडीशन में ब्लड शरीर से बहुत तेजी से बाहर निकलता है, ठीक है। क्योंकि अगर धमनी कट जाता है, ठीक है, तो ब्लड 120 के स्पीड से बाहर निकलता है, जबकि सिरा कटता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, 80 के स्पीड में चलता है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर समझते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या है, तो ब्लड वेसल्स की हम लोग बात कर लेते हैं। जो अभी आपने धमनी और सिरा के बारे में जाना, उसके बारे में और आप समझिए। देखिए जो आर्टरी होते हैं, धमनी होते हैं, यह 3 तरह का होता है। कितने तरह का, 3 तरह का। एक होता है महाधमनी, धमनी, और क्या होता है, छोटी धमनी। धमनी कितने तरह का है, 3 तरह का, महाधमनी, धमनी और छोटी धमनी होता है। उसी तरीके से हम लोग वेंस सिरा की बात करें, ये भी 3 तरह का, महासिरा, सिरा और छोटी सिरा होती है। तो आइए हम इन सभी चीजों को हार्ट से जोड़ करके देखते हैं
हैं कि ये किस तरीके से आता है। जैसे आपने पीछे देखा कि धमनी और शिरा में, हृदय से ब्लड किस में आता है, धमनी में, और हृदय की ओर फिर शरीर से ले जाता है कौन, तो वो ले जाता है कौन, तो वेंस ले जाता है। आइए हम इस चीज को समझते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर ये हार्ट है, मान लिया जाए कि ये आपका क्या है, तो ये है आपका हार्ट, हृदय है। देखिए, हृदय से जब ब्लड निकलता है तो सबसे पहले किसमें पहुंचता है, तो वो पहुंचता है किसमें, महाधमनी के अंदर, और महाधमनी से ब्लड निकल के किसमें जाता है, तो धमनी में जाता है, और धमनी से ब्लड निकल के किसमें जाता है, छोटी धमनी में। आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि महाधमनी जो होते हैं ना, इसकी नसें कैसी होती है, तो ये बहुत अधिक क्या होती है, मोटी होती है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे यह नसें क्या होती जाती है, पतली होती जाती है। तो महाधमनी ज्यादा मोटी होती है, इससे कम मोटी धमनी होती है, और इससे भी कम क्या होती है, तो छोटी धमनी मोटी होती है। और सबसे कम जो मोटी होती है वो कौन होती है, केशिका होती है। देखिए, केशिका जो होती है ये भी एक तरह का वेसल सी है, जिसका की शेप जो अगर देखा जाए वो केस जैसी क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। और ये केशिका अत्यधिक बहुत पतली होती है, जो कि आपका स्किन की बात करें, स्किन की बात करें उसमें आपका केशिका मौजूद रहता है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि जब केवल ऊपर का ही स्किन छिलाता है तो बहुत पतली पतली उसमें बूंद बूंद टाइप की ब्लड बाहर निकलती है, तो वो केशिका से ही बाहर निकलती है। ठीक है, जैसे आंख में आप लोग देखे होंगे, जब कभी कभी आंख रेड हो जाता है तो आंख में नसें पाइप जैसी दिखाई देने लगती है, वो पतली नसें क्या कहलाती है, तो केशिका कहलाती है। ठीक है, केशिका से अगर हम लोग बात करें, यहां से ब्लड जब निकलता है केशिका से, तो देखिए केवल O2 की बात करें तो ये केवल O2 यहीं तक आपका मूव करता है, और जब केशिका से ब्लड निकल करके शिरा में प्रवेश कर जाती है तो ये किस रक्त को रक्त के साथ किसे ले जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को। तो केशिका से ब्लड चला जाता है किसमें, तो छोटी शिरा में, छोटी शिरा से ब्लड किसमें आ जाता है, तो शिरा में इसके साथ भी कौन जाता है, CO2 गैसें जाती है, और शिरा से फिर ब्लड किसमें आ जाती है, तो महाशिरा में, और यही CO2 गैस को किसमें छोड़ देता है, हृदय में, और हृदय इस CO2 गैस को क्या करता है, तो CO2 गैस को छोड़ देता है किसमें, तो फेफड़ा में, और फेफड़ा इसको क्या करता है, नोक के जरिए, नोक द्वारा इसे क्या करता है, CO2 को वातावरण में बाहर निकाल देता है। तो देखिए, O2 भी प्रवेश किया था किससे, तो O2 भी प्रवेश करता है किससे, तो फेफड़ा के माध्यम से ही प्रवेश करता है, और इस O2 को लेकर के पूरे बॉडी में जाता है, और फिर केशिका से जब छोटी शिरा में आती है तो यह CO2 में बदल करके फिर फेफड़े के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती है। तो एक बार आप लोग इसको ध्यान से समझिए, हम बोल रहे हैं, देखिए फेफड़ा से ब्लड किस में जाएगा, हार्ट में, फेफड़ा से आपका जो है ब्लड और ऑक्सीजन को लेकर के ब्लड में मिलाएगा, फेफड़ा ऑक्सीजन को लेगा, ब्लड में मिलाएगा, पहुंचाएगा हार्ट के पास, हार्ट उस ब्लड को क्या करेगा, महाधमनी में ले जाएगा, महाधमनी से धमनी में जाएगा, धमनी से छोटी धमनी में जाएगा, और छोटी धमनी के बाद वही पहुंच जाएगा केशिका में। अब केशिका से किस में आएगा, तो आएगा छोटी शिरा में, छोटी शिरा से शिरा में आएगा, शिरा से फिर किस में जाएगा, तो शिरा से चला जाएगा आपका किस में, तो महाशिरा में, महाशिरा से फिर किस में आ जाएगा, हार्ट में, और हार्ट उस CO2 को भेजेगा फेफड़ा में, और फेफड़ा उस नोक के माध्यम से उसको क्या कर देगा, तो वातावरण में CO2 को फिर से बाहर रिटर्निंग कर देगा। तो अगर हम लोग ब्लड सर्कुलेशन देखा तो किस तरीके से हुआ, तो आप लोग सुनेंगे, हृदय से महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, छोटी शिरा, शिरा, महाशिरा, उसके बाद हृदय में फिर से प्रारंभ हो जाती है। तो यह प्रक्रिया शरीर में लगातार चलते रहती है। ठीक है, आप लोगों को यह क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिए, आइए हम लोग बात करते हैं हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। देखिए, अगर हम लोग हार्ट ऑफ चैम्बर की बात करें, हृदय में कितने कक्ष होते हैं, हृदय के
कक्ष की बात करें, हार्ट में कितने तरह का चैम्बर होता है इसकी बात करते हैं। तो देखिए मनुष्य में हृदय के कितने कक्ष होते हैं, तो इसमें 4 भाग होते हैं मनुष्य में। जैसे मान लिया जाए कि ये हृदय है तो इसमें कितने भाग होंगे, तो 4 भाग इसमें देखने को मिलता है। जबकि मेढक की बात करें तो मेढक के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो केवल इसके हृदय में 3 ही चैम्बर होते हैं। ठीक है, कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर। और जबकि मछली के हृदय की बात करें तो इसमें केवल कितने चैम्बर देखने को मिलता है, तो वो केवल 2 चैम्बर होता है। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मनुष्य का हृदय कितने व्यस्मों से या कितने कक्ष से बना है या चैम्बर से, तो मनुष्य में 4, मेढक में 3 और मछली में कितने होते हैं, तो 2 चैम्बर पाए जाते हैं। आइए हम लोग मानव हृदय के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मानव हृदय की अगर हम लोग बात करें तो अभी तुरंत हम लोग जाने कि मनुष्य का हृदय जो होता है ये कितने चैम्बर से मिलकर बना होता है, तो मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। तो देखिए 4 चैम्बर में ऊपर का जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, अलिंद कहलाता है। जबकि नीचे का भाग क्या कहलाता है, नीलय। हम लोग क्या सुन रहे हैं कि ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है अलिंद। और जबकि नीचे का जो हिस्सा है ये आपका क्या कहलाता है, तो ये आपका हो जाता है तो नीलय। ठीक है, तो आप